नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जो 8 तारीख को अपन ने एक हिंदी साहित्य मंच अपना ऐप है टेस्ट सीरीज है, उसमें एक टेस्ट रखा था। उसमें देखिए जीके का भी था और हिंदी का भी था। हिंदी के उसमें आपको 4 टॉपिक्स के प्रश्न दिए गए थे कि अविकारी यानी अव्यय के थे 25 प्रश्न, वाक्य के थे 20 प्रश्न, शब्द रचना के 40 और शब्द रचना के 40। इस प्रकार से 125 प्रश्न टोटली थे। कई विद्यार्थियों को ये शंका है कि सर एप्लीकेशन में टेस्ट किस प्रकार से दें। तो आप अपना एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करते हैं तो देखना इधर साइड में आपको 3 लाइनें नजर आएंगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपकी प्रोफाइल खुलेगी तो यहाँ पर फ्री टेस्ट लिखा हुआ है। उस फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो अपना आप फोल्डर हैं जो ओपन हो जाएंगे और आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर फ्री टेस्ट काफ़ी रखे गए हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे 8 फरवरी वाले का। तो देखिएगा आज का अपना पहला प्रश्न है कि यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। तो देखिएगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय, या फिर विस्मयादि बोधक, या फिर समानाधिकरण। तो देखिए ये समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है उसमें यदि, तो, अगर, मगर ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, अथवा, यानी, तो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए व्याधिकरण जो होता है इसमें 2 अव्यय साथ साथ में चलते हैं। यदि तो आ गया, और अगर अकेला आता तो वहां पर समानाधिकरण होता। जैसे कविता सविता और मेघा बहुत अच्छी लड़कियां हैं। सूरज उगेगा और अंधेरा भागा। सूरज उगा और अंधेरा भागा। तो एक एक अकेला अव्यय आएगा वो तो आएगा समानाधिकरण में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2 साथ साथ में आएंगे वो आएंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। आशा करता हूं आराम से बात समझ में आएगी। 2 होंगे तो ध्यान रखना व्याधिकरण में होगा, अकेला आएगा तो वो समानाधिकरण में आएगा। समुच्चय बोधक के ये भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आशा करता हूं सभी को पता होगा अव्यय के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। अब परीक्षा में बाई चांस यूं पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखिएगा चारों के नाम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक 4 होते हैं। आजकल कई पुस्तकों में एक निपात होता है ना, उसको भी अव्यय के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। पर मुख्य रूप से अगर चर्चा की जाएगी तो 4 ही उत्तर सही माना जाएगा। ऑप्शन में 4 नहीं होगा, सीधा 5 होगा तो निपात ऐड हो जाएगा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा वाक्य में अव्यय किस प्रकार का है। हाँ मैं जरूर जाऊंगा। तो आशा करता हूं यहाँ पर क्या हो रही है आप खुद देखिएगा। देखो क्रिया विशेषण, स्वीकार, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक। तो किसी को संबोधित नहीं किया जा रहा है, किसी से विनती नहीं की जा रही है, कोई क्रिया की कोई विशेषता नहीं है, तो स्वीकार ही तो कर रहा है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। समझ रहे हो ना, वाक्य का मतलब भाव समझिए आप लोग, आराम से समझ में आएगी सारी चीजें। वे अव्यय जिसमें गणना, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है। तो आशा करता हूँ आराम से समझ में आ रही है ये बात। तो ये गणना वगैरह वे किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। अब विस्मयादि बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं उनकी अपन छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। विषम्य का मतलब क्या होता है एक्चुअल में देखिएगा कि मतलब विस्मयादि बोधक का होता है मतलब जैसे शोक है, हर्ष है, घृणा है, आश्चर्य है, प्रशंसा है आदि बोध होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो देखिए अरे, आहा, वाह, शाबाश, हाय, इस प्रकार से के शब्द आते हैं। अच्छा, छी छी, धिक्कार, इस प्रकार से थू थू, हटे, यह मतलब एक दुख, सुख, घृणा, ये सारे किस में आते हैं कि विस्मयादि बोधक में होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय, तो देखिएगा इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। अथवा, धीरे धीरे, अरे, उफ।
आशा करता हूँ आराम से समझ में आई होगी बात। ये धीरे धीरे आता है, क्रिया विशेषता बताता है। अरे उफ, ये सारे के सारे विस्मयादि बोधक में चले जाते हैं। एक अकेला यहाँ पर अलग ही पड़ा दिख रहा है आपको, अथवा, और, किंतु, परंतु, है ना, ऐसे शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक में आते हैं। और ये भी समुच्चय बोधक में एक्चुअल में पूछ लिया जाए तो समानाधिकरण में आएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? रीति का मतलब कार्य का करने का तरीका, ढंग, प्रकार। मैं अभी आया हूं, कोई मतलब नहीं है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, मेरे दादाजी कम सुनते हैं, घर के सामने पार्क है। तो क्रिया की विशेषता कहां पर हो रही है? क्रिया के करने का तरीका कहां पर दर्शाया जा रहा है? तो यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, इसमें कछुआ धीरे धीरे सुनता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसके चलने की क्या मतलब खास बात है? तरीका क्या है? धीरे धीरे चल रहा हो। अब दादाजी कम सुनते, यहां पर सुनने की विशेषता तो है, परंतु ये परिमाण में है, नापतोल में आ रहा है कि उनको कम सुन रहा है, ऊंचा सुन रहा है। अब कम को नापतोल तो सकते नहीं अपन, है ना, ऐसे। वाह वाह, अव्यय है, आराम से समझ में आई होगी बात है। वाह वाह में आश्चर्य तो हो नहीं रहा है, दुख किसी प्रकार का हो नहीं रहा है, स्वीकार कार्य का कोई अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर खुशी हो रही है। क्या हो रही है? खुशी हो रही है। हर्ष सूचक जो शब्द होते हैं ना, खुशी, इसमें वाह वाह, धन्य, आह, खूब, क्या कहना, है ना, ऐसे शब्द आते हैं। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, काल आदि का व्याकरणिक कोटियों से प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता ना, उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। आई बात समझ में। अब इन्हें अव्यय क्यों कहा जाता है, एक छोटे से उदाहरण के रूप में कर दूं आपके लिए क्लियर, कि व्याकरणिक कोटि के रूप में कोई इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जब अविनाश आया तब मोहन चला गया, ऐसे हो जाए। जब अविनाश आया तब मोहन चला गया, तो जब और तब है ना, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जब को जबी, जबों, जबों, जबू ऐसे शब्द नहीं लिख सकते, है कि नहीं है? जैसे अभी मैं आ सकता हूं, तो अभी जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी का आप अभू, अभो, अभे ऐसे शब्द नहीं लिख सकते। आगे देखिए, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को तो क्रिया विशेषण ही कहा जाता है। अब देखिएगा क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। अब आप लोगों को आराम से पता होगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक तो होता है स्थानवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है कालवाचक, और एक होता है रीतिवाचक। ये स्पेशली मोस्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जिस अव्यय में से समय का बोध हो सकता है, क्या इसे क्या कहेंगे? तो समय का बोध होगा तो स्थान तो होगा नहीं वहां पर। आई थिंक कालवाचक साफ साफ लिखा हुआ ना, समय का बोध होगा तो काल, मतलब देखिएगा आप लोग इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो मतलब समय का बोध करवाएंगे अपन को, है ना, जिसमें काल का बोध करवाएंगे। कैसे? मतलब जैसे अब, जब, कब, आजकल, सदा, हमेशा, निरंतर, लगातार, बारंबार, अक्सर, प्रतिदिन, हर रोज, कई बार, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है ना। स्थान में स्थान का बोध हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा बतला दूं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, है ना, इधर उधर, दाएं बाएं, दूसरी तरफ है। और रीतिवाचक में रीति की का तरीका बतलाया जाएगा। जैसे देखिएगा आप लोग, 2-4 उदाहरण बतला दूं आपको, कि जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, सहसा, यथासंभव, कदाचित, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, सर्वत्र, सर्वदा, ऐसे। परिमाण में कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, ऐसे ये परिमाणवाचक शब्द होते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध होता है, जगह और स्थान का बोध होगा तो आप लोगों को साफ साफ ही पता होगा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। आई बात समझ में। स्थान में वही आगे पीछे, दाएं बाएं, इस तरफ उस तरफ, दाएं ऊपर, नीचे, भीतर, सामने, ऐसे, यानी स्थान होगा। जिस अव्यय में रीति का बोध होता है वो क्या होता है? सीधी सी बात है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आ रही है ना बात समझ में। अव्यय बहुत ही शानदार हैं। द्वितीय श्रेणी में स्पेशली इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है।
व्याख्याता में तो आई थिंक ये टॉपिक नहीं जोड़ा गया है। जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं, यानी एक दूसरे में वो संबंध बतलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो यही होगा संबंध बोधक होगा, क्योंकि उसमें क्रिया की विशेषता तो अलग बात ही, समुच्चय का होना ही नहीं है, आश्चर्य वगैरह वगैरह होना नहीं है, तो संबंध बोधक। अब थोड़ा सा मैं आपको संबंध बोधक के बारे में बता दूं, यानी वे अव्यय शब्द जो वाक्यों में परस्पर क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके संबंध का बोध करवा देते हैं ना। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो मनुष्य और जीना किसके बिना, पानी के बिना। वह दिन भर पढ़ता रहा, उसकी पढ़ाई का संबंध किससे है, दिन से है। आगे बात समझ में। इसमें भी दो भेद होते हैं संबंध बोधक के, देखिएगा। एक तो होता है समबद्ध संबंध बोधक, एक होता है अनुबद्ध संबंध बोधक। अब समबद्ध संबंध बोधक होता है ना, उसमें संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे, वो मतलब विभक्ति के आगे आते हैं, जैसे भूख के मारे, पूजा से पहले, धन के बिना। और अनुबद्ध में क्या होता है, संज्ञा का इसमें विकृत रूप होता है, जैसे पुत्रों समेत आया, वह सीता सहेलियों समेत घूमने गई, मोहन नदी किनारे तक गया, चोर चौराहे तक गया, ऐसे शब्द आते हैं, वो होते हैं संबंध बोधक। जो अव्यय दो शब्द वाक्यों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं। जो अव्यय दो शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है समुच्चय बोधक। दो को जोड़ेंगे तो समुच्चय तो होगा, राम आया और श्याम चला गया, है ना। इसी प्रकार से श्याम ने कठिन परिश्रम किया परंतु सफल नहीं हुआ, ऐसे। आगे बात समझ में, समुच्चय बोधक का। अगला है वे से अव्यय, जो वाक्यों में किसी शब्द या पद के बाद लगा करके उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। विशेष बल दिया जाने वाले को क्या कहा जाएगा, निपात। अब देखिएगा निपात क्या होता है, आप लोगों ने निपात नहीं पढ़ा होगा। निपात एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे सुरेश को जयपुर जाना है, तो ऐसे आएगा वाक्य कि सुरेश जयपुर भी जाएगा, मोहन दिल्ली से आया है, ऐसे है ना, एक पे जोर पड़ता है, वहां पर क्या होता है एक्चुअल में, निपाते होता है, उसे क्या कह लेते हैं अपने, निपाते कहते हैं। अब आगे देखिएगा अपना अगला प्रश्न है कि जिस निपात से स्वीकार या फिर स्वीकृति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का जो बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा आप लोग, ये नकारात्मक, दूसरा ऑप्शन है अपने सामने निषेधात्मक, स्वीकारात्मक या फिर प्रश्नबोधक। तो देखिएगा जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होगा तो वो क्या होगा, स्वीकारात्मक ही होगा ना, स्वीकार्य करेगा। आई बात समझ में। अगला देखिए, जिस निपात से अस्वीकारता का बोध होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नकारात्मक। क्या हो जाता है, नकारात्मक, यानी मनाही जहां पर होती है। जिस निपात में मनाही का बोध होता है उसे क्या कहा दिया जाता है, उसे निषेधात्मक निपाते कहा जाता है। इसमें निषेधात्मक में एक्चुअल में क्या होता है, मत, ना। स्वीकारात्मक में हाँ, जी जी ऐसे शब्द आ जाते हैं। और प्रश्न में क्या, न, नकारात्मक है नहीं, जी नहीं, विस्मयादिबोधक में क्या, काश, इस प्रकार के शब्द होते हैं। और वैसे वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न आया कि श्याम ने ही उसे मारा, तो यहाँ पर ही जो शब्द है वो क्या है, निपात का काम कर रहा है। जिस निपात में किसी बात पर बल पड़ता है क्या कहलाता है, यानी वह निपात कौन सा होता है जिसमें बात पर बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वो मतलब बलदायी निपात कहलाता है, जिसको अपन बलप्रदायी भी कहा जा सकता है, बलदायक भी। जैसे देखिएगा आप लोग, इसमें ऐसे शब्द आएंगे कि तो ही, तक, सिर्फ, केवल, भी, पर, वो होते हैं बल। परीक्षा में चोरी मत करो, यहाँ मत में कौन सा निपात, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। परीक्षा में चोरी मत करो, तो कौन सा प्रश्न निपात का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मत शब्द आया है। तो देखिए बलप्रदायी निपात तो नहीं है, निषेधात्मक, तुलनात्मक, विस्मयादिबोधक। मत शब्द कहाँ पर आता है, ये निषेधात्मक में आता है।
तो यहाँ पर निषेधात्मक है ना, ये रहा निषेधात्मक निपात। हाथों हाथ माल बिक गया, यानी हाथों हाथ माल बिक गया वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न कि हाथों हाथ माल बिक गया, इसमें क्रिया विशेषण शब्द पूछा अपन को, यानी हाथों है एक, हाथों में हाथ है एक, हाथ माल है एक, बिक गया है। तो हाथों हाथ मतलब तुरंत माल है वो बिक गया है। आगे बात समझ में? वो सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। अब इसमें क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या फिर संबंध बोधक है। तो आराम से समझ में आ रही कि सर्वनाश हो गया मतलब विस्मयादि बोधक हो रहा है। आ रही है बात समझ में? परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, वाक्य किस प्रकार का है? परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, तो मतलब समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, एक संबंध बोधक है। तो यहाँ पर जो वाक्य है कि परीक्षा से पहले खूब पढ़ो मतलब क्रिया की विशेषता है। अब आपको मैंने पीछे बताया भी था कि जो क्रिया विशेषण होता है उसके 4 भेद होते हैं। तो इसमें खूब पढ़ो मतलब इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, यानी कौन से शब्दों को अव्यय के अंतर्गत अपने गिन सकते हैं? क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। ये तो आराम से समझ में आ रहा होगा। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बड़ा धोखा भी देते हैं कि यार इसमें क्या पूछ लिया, और वैसे है भी बहुत आसान। तो देखिए प्रश्न को समझिए, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय में होती है, यानी इनमें से अव्यय किसको मानते हैं अपन? क्रिया विशेषण को। अव्यय के 4 ही तो भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं क्रिया के 4 भेद? मैंने आपको अभी बताया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर अव्यय तो पूछा है अपन को, अव्यय पूछा है तो क्रिया विशेषण शब्द आ जाएगा आराम से। इसमें भी बहुत लोग हैं वो मात खा जाते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यान रखना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह आप भी आइएगा, कल एक कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। यहाँ पर निपात पूछा तो आप भी आइएगा। यहाँ पर निपात का जो शब्द पूछा अपन को, तो आप भी आइएगा, तो निपात में यही शब्द आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। भी, तो, ही, ऐसे शब्द आते हैं। आगे बात समझ में? अब हैं कुछ वाक्य रचना के प्रश्न। अव्यय में अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको अगर अव्यय से संबंधित कोई डाउट हो तो आप लोग आराम से बेझिझक पूछ सकते हो कि सर इसमें ये कैसे हुआ। पूछना पर आपका काम है। देखो अगर पूछोगे नहीं तो मुझे तो यूं ही लगेगा कि हाँ वास्तव में आपको समझ में आ गई सारी बात। अब ये वाक्य, अब देखिए वाक्य में आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो आप घर जाएंगे या फिर पार्क जाएंगे, तो ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक है, या फिर मिश्र वाक्य है? तो आराम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। आप घर जाएंगे या इसमें शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तो देखिए संयुक्त वाक्य वो होता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या फिर मिश्र वाक्य किसी संयोजक के द्वारा, तो संयोजक यहाँ पर या शब्द आ रहा है ना, तो संयुक्त वाक्य हो गया। उसने पिज्जा खाया और चक्कर खा करके गिर पड़ा, वाक्य में मिश्र वाक्य का इसमें रूपांतर क्या होगा? उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतर कीजिए। इसमें पिज्जा खाते ही नहीं, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खा करके गिर पड़ा, तो सही जवाब इसमें यह हो जाएगा। मिश्र वाक्य दो योजक शब्दों के साथ में आता है, जैसे वैसे। संयुक्त वाक्य अकेले के साथ आता है। राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य का संयुक्त रूप है। राधा दौड़कर मेरे पास आई, इसमें संयुक्त रूप है। राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आई, राधा दौड़ी और मेरे पास आई, और राधा जल्दी जल्दी दौड़ी
एवं मेरे पास आई। राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आई। अब इसमें क्या है कि राधा दौड़कर मेरे पास आई वाक्य का संयुक्त वाक्य रूप, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, इसमें एक योजक शब्द लग रहा है। और जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है ये? जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आगे बात समझ में, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। आपके इसलिए अच्छे अंक आ गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की। वाक्य में भेद से यानी किस प्रकार का वाक्य है ये? आपके इसलिए अच्छे अंक आए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की। मतलब सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य। अभी ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। अगला देखिएगा, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। वाक्य संबंधित है, यानी सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तो यहाँ पर वाक्य कैसा है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर आश्रित वाक्य? ये है संयुक्त वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। संयुक्त सत्य बोलो यानी इसमें एक योजक शब्द है। जैसे शाम घर गया और पढ़ने बैठ गया। हितेश ने परिश्रम नहीं किया, वह असफल हो गया। अगला देखिएगा, आप पानी पिएंगे अथवा जूस पिएंगे, यानी इसमें क्या पिएंगे? ऐसा ये कौन सा वाक्य है? ये भी संयुक्त वाक्य ही है। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण कीजिए। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, तो इसका संयुक्त वाक्य होगा पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। पुष्प खिले और सभी प्रसन्न है वो हो गए। आई बात समझ में? अगला देखिए, लाभदायक कार्य करो। वाक्य का मिश्र में रूपांतरण करना है कि लाभदायक कार्य करो। इसको मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा कि ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। तो सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, इसको अपन को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो इसमें होगा गिलास नीचे गिरकर, गिलास नीचे गिरा टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। आगे बात समझ में। अगला देखिए, बादल गिरे और मोर नाचने लगे। वाक्य किस प्रकार का है? बादल गिरे और मोर नाचने लगे, तो एक योजक शब्द आ रहा है, इसका मतलब संयुक्त वाक्य है। दो आते तो मिश्र वाक्य हो जाता। निम्नलिखित में से मिश्र निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब विशेषता कौन सा बतलाएगा अपन को इसमें? तो देखिएगा, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन आई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। तो देखिए वाक्य को समझिए आप लोग। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, यहाँ पर की योजक शब्द जुड़ रहा है, तो ये संज्ञाश्रित उपवाक्य है। ध्यान रखना इस बात का, की योजक शब्द जुड़ेगा तो वो संज्ञाश्रित उपवाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है यहाँ पर, है ना। और देखो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य पूछा अपन को, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, कि तो लखनऊ की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो एक ऐतिहासिक नगर है। मैं कहता हूं तुम भोपाल जाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा है, परंतु फिर भी बहुत क्रिटिकल प्रश्न है। देखो कैसे है कि इसमें सरल वाक्य देखना अपन को, वह धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, आगे है अपने, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। सुबह हुई और वह आ गया।
उसने कहा कि कार्यालय बंद है। इसमें सरल वाक्य ढूंढना अपन को, तो ये है ना वह धीरे धीरे लिखता है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य है और वैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी अपन ने इस प्रकार के वाक्य को पढ़ा था। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब संयुक्त वाक्य अपन को ढूंढना है। वह परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो मिश्र में चला गया। परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, ये विशेषता बता रहा है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, इसमें भी कोई मतलब नहीं। मैं बजाता हूं और वह गाता है, योजक शब्द इसमें यहां पर और आ रहा है कि मैं बजाता हूं और वह गाता है। संयुक्त वाक्य की यही विशेषता होती है। अब मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य का जो है वह शिक्षक है किंतु घमंडी है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो संयुक्त वाक्य का है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये अलग विशेषता है। हम भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण है, मतलब प्रश्नवाचक भी हो सकता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यहाँ पर कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो, तो वह और जिसने दो शब्द साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं, दो योजक शब्द। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, यानी कर्तृवाच्य है जो, इसका चयन कीजिए। कर्तृक्रम और भाववाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। इसमें अपन को कर्तृवाच्य ढूंढना है। तो कर्तृवाच्य इसमें क्रियाकर्ता के अनुसार ही आती है, वो कर्तृवाच्य आता है। तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ पर पुस्तक क्रिया जो है वो क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग के रूप में इसमें यही आएगा, मोहन पुस्तकें पढ़ता है। निम्न में से भाववाच्य, भाववाच्य में नकारात्मक अर्थ वाला योग हमेशा। सीता कपड़ा सीती है, ये तो सकर्मक क्रिया है, कपड़ा सिया जाता है। यहाँ बैठा नहीं जाता, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो नकारात्मक में यहाँ बैठा नहीं जाता। जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया, वो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये सॉरी विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, विशेषण उपवाक्य में मतलब है योजक शब्द ऐसे आते हैं जो जिसे, जिसने, जिसका। जैसे मतलब है मैंने एक व्यक्ति देखा जो विकलांग था, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, वो विकलांग था, है ना। ये विशेषण उपवाक्य होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो सर्वनाम नहीं होता ना, यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, परंतु सर्वनाम उपवाक्य नहीं होता है। अगला देखिएगा, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के अर्थ तो देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पदबंध कहा जाता है। आप लोगों ने ये वाक्य हैं, ये अव्यय हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में से व्याकरण वाला जो फोल्डर है उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आप लोग टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपना हिंदी साहित्य मंच जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे भी खूब सारे लिंक पड़े हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में से हिंदी साहित्य मंच अगर लिखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अपना एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने की प्रक्रिया मैंने बता दी। ऊपर 3 लाइनों पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, यहाँ पर फ्री टेस्ट फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो फ्री टेस्ट आपको दिखाई देंगे और वहाँ से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। आशा करता हूँ। अब बाकी जो बचे हैं प्रश्न उनका अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें अन्य जो प्रश्न हैं उन सभी का समाधान करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आराम से व्याख्या सहित पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज के प्रश्न आराम से आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने टेस्ट दे दिया है वो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर करें और अपना मूल्यांकन करते रहें, देखते रहें, उसमें सुधार करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।